everyone. In this session, we will discuss about previous year questions of HPTGT Physics exam. Let's start our first question. A horizontal force of 12.9, 129.4 Newton. It is applied on a 10 kilogram block, which rests on a horizontal surface. तो एक horizontal surface है. इस पे हमारे पास क्या एक ब्लॉक पड़ा है. इसका मास कितना है 10 किलोग्राम. इस पे हॉरिजॉन्टल फोर्स जो है वो हमने लगा दी, दैट इज F इज इक्वल टू 129.4. अब अगर फोर्स इस तरफ लगाइए तो मोशन भी इस तरफ ही होगा, एक्सलरेशन इस तरफ होगी फोर्स की डायरेक्शन में. द कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन इज 0.3. व्हाट इज द एक्सलरेशन. अब फ्रिक्शन फोर्स जो है वो किस तरफ लगेगी, इस तरफ लगेगी फ्रिक्शन फोर्स. तो हम पहले फोर्सेस को बैलेंस कर लेते हैं. F माइनस फ्रिक्शनल फोर्स इट इज इक्वल टू मास इनटू एक्सलरेशन. कि ये इस तरफ मोशन हो रहा है तो ये फोर्स बड़ी है, F माइनस एफ इज इक्वल टू एम ए. तो ये फोर्स हो गई हमारे पास 129.4 न्यूटन. फ्रिक्शनल फोर्स क्या होती है, म्यू इंटू एन. दिस इज इक्वल टू एम इंटू ए. 129.4 माइनस म्यू. ये नॉर्मल रिएक्शन ऊपर की तरफ लगेगी, तो नॉर्मल रिएक्शन जो है उसको बैलेंस कौन कर रहा है, इसका वेट, दैट इज एम जी. तो एन की जगह एम जी फिल कर देंगे और ये हमारे पास क्या आ गया, एम ए. 129.4 माइनस म्यू की वैल्यू कितनी है 0.3. मास कितना है ब्लॉक का 10 किलोग्राम. जी की वैल्यू 10 ले लेते हैं और मास कितना है 10 इंटू ए. तो ये यहाँ से कितना बना हमारे पास -30 इज इक्वल टू 10 ए. तो ये हमारे पास माइनस करके कितना आएगा 99.4. तो 10 ए की वैल्यू क्या आ गई 99.4. तो ए की वैल्यू क्या आ गई 9.9 मीटर पर सेकेंड. So approximate result A option is the correct answer, which is 10 मीटर पर सेकेंड. तो ये जो क्वेश्चन है ये किस कंसेप्ट से पूछा गया है, काइनेमैटिक्स, न्यूटोनियन मैकेनिक्स के अंडर ही आता है ये. यहाँ पे फ्रिक्शनल फोर्स भी प्रेजेंट है, ठीक है. काइनेमैटिक्स और फ्रिक्शन दोनों के कंसेप्ट यहाँ पे लग रहे हैं. तो इसके लिए आप जो बुक फॉलो कर सकते हो, बाय रेजनिक, हैलिडे, वॉकर बुक फॉलो कर सकते, ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन. An object is given an initial speed of 28 मीटर पर सेकेंड. इनिशियल स्पीड कितनी है 28 मीटर पर सेकेंड. ऑन द लेवल प्लेन कम्स टू रेस्ट. रेस्ट पे है ये, फिर फाइनल स्पीड 0 इन 100 मीटर. 100 मीटर का डिस्टेंस कवर करने के बाद वो रेस्ट पे आ गई. व्हाट इज द कोफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन बिटवीन द ऑब्जेक्ट एंड द प्लेन. ऑन ए लेवल प्लेन यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट है, फ्रिक्शन की वजह से हमारे पास क्या होगा कि जैसे ये ऐसे मूव कर रही थी, फ्रिक्शन फोर्स ऐसे लग रही है, तो रिजल्टेंट फोर्स फाइनल जो पोजीशन होगी तो ये ब्लॉक्स जो होएगा वो रेस्ट पे आ जाएगा. ये कंडीशन यहाँ पे गिवन है. हमें यहाँ पे कोफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन निकालना है. तो सबसे पहले हम निकाल लेते हैं एक्सलरेशन. v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इज इक्वल टू 2as. हमारे पास ये इक्वेशन होती है. p इज 0 माइनस u की वैल्यू फिल कर दी हमने 2. a की वैल्यू निकालनी है, s की वैल्यू कितनी है 100 है. तो यहाँ से a की वैल्यू क्या आई -28 स्क्वायर डिवाइडेड बाय 200. ऑब्वियस एक्सलरेशन की नेगेटिव वैल्यू ही आएगी कि फ्रिक्शन ऑपोजिट डायरेक्शन में काम कर रही है मोशन के. हमारी ऑब्जेक्ट जो है वो स्टॉप हो गई है, मतलब ऑपोजिट डायरेक्शन में उसके फोर्स लगी तभी वो रुकी. तो एक्सलरेशन क्या आएगी, डी एक्सलरेशन मिलेगी हमें यहाँ पे, तभी वो स्टॉप हो रही है. तो ए जो है वो नेगेटिव साइन के साथ आ रही है. अब यहाँ पे तो कोई और फोर्स है नहीं, एक्सटर्नल फोर्स. यहाँ पे कौन सी फोर्स लग रही है, जस्ट फ्रिक्शनल फोर्स लग रही है. तो उसी को हम इक्वेट कर देते हैं एम ए के साथ. तो फ्रिक्शनल फोर्स हमारे पास क्या होती है, म्यू इंटू एन इज इक्वल टू एम इंटू ए. नॉर्मल रिएक्शन जो है वो उसको कौन बैलेंस कर रहा है, इस ब्लॉक का वेट. तो यहाँ से हम लिख सकते हैं एन की जगह एम जी इज इक्वल टू एम ए. एम के साथ एम कैंसल, म्यू जी इज इक्वल टू ए. म्यू की वैल्यू क्या आ गई a अपॉन जी. यहाँ पे a की वैल्यू फिल कर देंगे
मैग्नीट्यूड लेंगे हम, जी की वैल्यू फिल कर देंगे। तो यहाँ जब सॉल्व करोगे तो यहाँ से हमारे पास ए की वैल्यू, ये ऑप्शन आएगा 0.4। कोफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन की वैल्यू क्या मिल रही है, 0.4। जी की वैल्यू 9.8 भी ले सकते हैं। कैलकुलेशन करने से 0.4 जो है वो हमारे पास आंसर आता है। ठीक है, तो ये जो क्वेश्चन है किस कंसेप्ट से पूछा गया है, काइनेमैटिक्स, न्यूटोनियन मैकेनिक्स के अंडर ही ये क्वेश्चंस कंसेप्ट्स आते हैं। फ्रिक्शन का कंसेप्ट भी यहाँ पे लग रहा है। ठीक, इक्वेशन ऑफ मोशन हम यहाँ पे यूज कर रहे हैं। तो इसको आप कौन सी बुक से पढ़ सकते हो, बाय रेजनिक, वॉकर एंड हैलिडे, इनकी बुक्स फॉलो कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन, मोस्ट करेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी ऑफ लिक्विड इज, करेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी लिक्विड की कौन सी होती है, वॉल्यूम कंजर्वेशन। तो ये क्वेश्चन जो है किस कंसेप्ट से आया है, प्रॉपर्टीज ऑफ बल्क मैटर से। इसके लिए आप बुक फॉलो कर सकते हो एस.सी. वर्मा की बुक। नेक्स्ट क्वेश्चन, सडन फॉल ऑफ एटमॉस्फेरिक प्रेशर बाय लार्ज अमाउंट इंडिकेट्स। अगर हमारा एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो है बहुत डिक्रीज कर जाए, सडन फॉल आ जाए उसमें बाय लार्ज अमाउंट, तो क्या होगा, स्टॉर्म्स क्रिएट होंगी, स्टॉर्मी वेदर जो होगा वो क्रिएट होगा। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, पेंट गन डिपेंड्स ऑन, पेंट गन जो है किस प्रिंसिपल पे काम करती है, इसका ऑप्शन ए जो है वो करेक्ट ऑप्शन है, बर्नौलिस प्रिंसिपल। नेक्स्ट क्वेश्चन, बर्नौलिस प्रिंसिपल इज बेस्ड ऑन द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ, तो करेक्ट ऑप्शन आएगा सी, एनर्जी। जो बर्नौलिस प्रिंसिपल है इसमें हम क्या करते हैं, तो टोटल एनर्जी देखते हैं हम, टोटल एनर्जी ऑफ फ्लोइंग लिक्विड एट डिफरेंट पॉइंट्स, डिफरेंट पॉइंट पे हम देखते हैं एनर्जी अंडर द कांस्टेंट प्रेशर। तो यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी को ही देख रहे हैं। यहाँ पे लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी जो है वो अप्लाई होता है। सो इसका करेक्ट ऑप्शन आएगा डी। तो बर्नौलिस प्रिंसिपल, ये सारे कंसेप्ट किस कंसेप्ट से पूछे जाते हैं, प्रॉपर्टीज ऑफ बल्क मैटर के अंडर ही आते हैं ये। तो इसके लिए आप जो बुक फॉलो कर सकते हो दैट इज बाय एच.सी. वर्मा। नेक्स्ट क्वेश्चन, बर्नौलीज इक्वेशन इज इम्पोर्टेंट इन द फील्ड ऑफ, किस फील्ड में बर्नौलीज इक्वेशन जो इम्पोर्टेंट होगी, दैट इज फॉर द फ्लो ऑफ लिक्विड। क्योंकि बर्नौलीज इक्वेशन या प्रिंसिपल हम वहां पे क्या कर रहे हैं, जो लिक्विड फ्लो कर रहा है उसी को स्टडी कर रहे हैं। so it is important in the flow of liquid. Next question, when there are no external forces the shape of the liquid drop is determined by, अगर ड्रॉप पे कोई भी एक्सटर्नल फोर्स नहीं लग रही तो उसकी जो शेप आती है वो किसकी वजह से आती है, इसका करेक्ट आंसर आएगा सरफेस टेंशन। ये सरफेस टेंशन जो है किसकी वजह से लग रही है, कोहेसिव फोर्स जो प्रेजेंट है बिटवीन द मॉलिक्यूल्स। तो मॉलिक्यूल्स के बीच में जो कोहेसिव फोर्स है उसकी वजह से सरफेस टेंशन क्रिएट हो रही है, और उसी की वजह से जो शेप है लिक्विड ड्रॉप की वो हम फाइंड करते हैं अगर एक्सटर्नल फोर्स जो है वो प्रेजेंट नहीं है। तो ये जो कंसेप्ट है आप स्टडी कर सकते हो बाय एच.सी. वर्मा की बुक, प्रॉपर्टीज ऑफ बल्क मैटर में ये सारे कंसेप्ट आते हैं। लिक्विड के बारे में हम स्टडी करते हैं, तो आप एच.सी. वर्मा की जो बुक है वो फॉलो कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हेन द सोप बबल इज चार्ज्ड, जब सोप बबल चार्ज होती है then it contracts, it expands, इसका करेक्ट ऑप्शन आएगा दैट इज इट एक्सपैंड्स। ये एक्सपैंड क्यों करती है, जब सोप बबल चार्ज हो जाएगी तो एक्सपेंशन क्यों होती है उसकी, सो दैट इट कैन रिड्यूसिंग द सरफेस टेंशन, सरफेस टेंशन को कम करने के लिए ये जो सोप बबल है वो एक्सपैंड होती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, विद राइज इन टेम्परेचर सरफेस टेंशन ऑफ द लिक्विड इज, अगर टेम्परेचर इंक्रीज कर दोगे तो मॉलिक्यूल्स की काइनेटिक एनर्जी जो है इंक्रीज हो जाएगी।
ठीक है, अगर काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज हो रही है तो जो इफेक्ट होगा, इफेक्ट ऑफ इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस, वो डिक्रीज हो जाएगा, वो हमें कम दिखाई देगा। यानी कि इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस की वजह से दो सरफेस टेंशन है जो प्रोड्यूस हो रही है। तो दैट मीन्स अगर टेम्परेचर राइज करते हो तो सरफेस टेंशन क्या होती है, डिक्रीज होती है, क्योंकि मॉलिक्यूल्स की काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाएगी तो जो मॉलिक्यूल्स के बीच में फोर्स लग रही है उसका इफेक्ट क्या होगा, हमें कम दिखेगा। तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। तो ये जो है कंसेप्ट आप पढ़ सकते हो बाय, कौन सी बुक फॉलो कर सकते हो, बाय ऑथर एच.सी. वर्मा। नेक्स्ट क्वेश्चन, सोप हेल्प्स इन क्लीनिंग द क्लोथ्स बिकॉज, सोप की हेल्प से कपड़े जो है क्लीन क्यों होते हैं, बिकॉज इट रिड्यूसेस द सरफेस टेंशन ऑफ द सोल्यूशन। का करेक्ट ऑप्शन आएगा हमारे पास ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, meniscus of mercury in the capillary is, that is the of convex shape। the correct option है हमारे पास बी। the velocity of falling raindrop attains limited value। अब देखो कोई रेन ड्रॉप है, ये ऐसे फॉल कर रही है, फॉल कर रही है तो इसकी फोर्सेस कौन सी लग रही हैं, एक तो इसकी वेट की वजह से फोर्स नीचे की तरफ लगेगी और एक जो है विस्कस फोर्स लगेगी। ठीक है, अब एयर की वजह से विस्कस ड्रैग लगेगी ना इस पे, तो ये ऑपोजिट डायरेक्शन में जा रही है फोर्स एयर की वजह से। तो इसी वजह से क्या होता है, रेन ड्रॉप की लिमिटेड वैल्यू आती है। लिमिटेड वैल्यू कौन सी, जिसको हम टर्मिनल वेलोसिटी बोलते हैं, ये वो वैल्यू अटेन करती है वेलोसिटी की। ठीक है, टर्मिनल वेलोसिटी, वो वेलोसिटी इसी वजह से आती है। सो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या आएगा, सी, द विस्कस फोर्स एक्सर्टेड बाय एयर। तो जो ये कंसेप्ट है, इस कंसेप्ट को आप स्टडी कर सकते हो, कौन सी बुक आप फॉलो कर सकते हो, बाय एच.सी. वर्मा। प्रॉपर्टीज ऑफ बल्क मैटर के क्वेश्चन ही है ये। ए गुड लुब्रिकेंट शुड हैव, लुब्रिकेंट जो अच्छा होगा उसकी विस्कोसिटी क्या होनी चाहिए, ज्यादा होनी चाहिए, हाई विस्कोसिटी। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, with rise in the temperature the coefficient of viscosity of the gas। तो यहाँ पे जब हम टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे तो क्या होगा, मॉलिक्यूल्स जो है कोलाइड करेंगे विद मोर मोमेंटम, क्योंकि उनकी स्पीड इंक्रीज हो जाएगी। जो मॉलिक्यूल्स हैं वो कोलाइड कर रहे हैं, ठीक है, विद द लार्ज मोमेंटम, स्पीड इंक्रीज हो गई। तो इसकी वजह से क्या हो रहा है, हमारे पास जो कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी है वो क्या होगा, इंक्रीज होगा। तो ये जो कंसेप्ट है ये प्रॉपर्टीज ऑफ बल्क मैटर का ही कंसेप्ट है, लिक्विड फ्लो जिसमें हम स्टडी करते हैं, सब कंसेप्ट उसी में आते हैं ये। और इसके लिए जो आप बुक फॉलो कर सकते हो, बाय एच.सी. वर्मा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ए ट्रेन मूविंग एट 72 किलोमीटर पर आवर राउंड ए कर्व whose radius of curvature is 100 मीटर। अब कर्व के लॉन्ग मूव कर रही है, ये सर्कुलर कर्व ही होगी तभी तो, ऐसे कोई कर्व है सर्कुलर कर्व ही होगी, क्योंकि हमें रेडियस ऑफ कर्वेचर गिवन है, दैट इज 100 मीटर। ठीक है, हमें एक्सलरेशन निकालनी है, ऑब्वियस है यहाँ पे कौन सी एक्सलरेशन आएगी, अब सेंट्रीपिटल एक्सलरेशन, जिसका फॉर्मूला क्या होता है, वी स्क्वायर बाय आर। तो पहले हम इसको वी को मीटर पर सेकंड में चेंज कर लेते हैं, मीटर में कन्वर्ट करना है पर सेकंड, 5/18 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो ये स्पीड कितनी बनी, 20 मीटर पर सेकंड। अब हम एक्सलरेशन निकाल लेते हैं, 20 स्क्वायर, रेडियस कितना है 100 मीटर, तो यहाँ से हमारे पास कितना आंसर आएगा, 4। तो 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर इज द एक्सलरेशन। तो ये जो कंसेप्ट है ये आप यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन के चैप्टर में पढ़ सकते हो, ये उसी का क्वेश्चन है, सर्कुलर मोशन का। सर्कुलर मोशन का कंसेप्ट यहाँ पे अप्लाई हुआ है, और इसके लिए आप जो बुक फॉलो कर सकते हो, बाय एच.सी. वर्मा। नेक्स्ट क्वेश्चन, simple pendulum is made of a body which is a hollow sphere containing the mercury। सिंपल पेंडुलम में क्या है, एक होलो स्फीयर है, स्फीयर में हमने क्या फिल किया है, यहाँ पे मरकरी फिल की है। इट इज सस्पेंडेड बाय मीन्स ऑफ वायर,
वायर के साथ हैंग किया है। इफ ए लिटिल मर्करी इज ड्रेन्ड ऑफ, पीरियड ऑफ पेंडुलम इज। अब देखो यहाँ पे अगर मर्करी ड्रेन्ड ऑफ ना होती, हमारे पास टाइम पीरियड क्या होता है, L/G। ठीक है, अब मर्करी जब ड्रेन्ड ऑफ होगी, थोड़ी सी मर्करी अगर बाहर निकल गई, तो लेंथ जो होगी, इफेक्टिव लेंथ, वो क्या होगी, इंक्रीज कर जाएगी। तो टाइम पीरियड भी क्या होगा, यहाँ पे इंक्रीज कर जाएगा। तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। और ये जो कंसेप्ट है, ये ऑसिलेशन एंड वेव के अंडर आप पढ़ सकते हो, SHM का कंसेप्ट है ये। ठीक है, तो इसके लिए आप जो बुक फॉलो कर सकते हो, दैट इज बाय ऑथर रेजनिक, हॉलिडे, वॉकर, इनकी बुक आप फॉलो कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन, ए सेल्सियस इज ए यूनिट इक्विवेलेंट टू डिग्री सेंटीग्रेड। इसका करेक्ट ऑप्शन आएगा हमारे पास सी। तो ये यूनिट एंड मेजरमेंट का चैप्टर का कंसेप्ट है। यहाँ पे कंसेप्ट कहाँ से लगा सकते हो आप, ये क्वेश्चन किस चैप्टर से आया, यूनिट एंड मेजरमेंट से। तो इसके लिए आप जो बुक फॉलो करोगे, बाय SC वर्मा। नेक्स्ट, द गैस थर्मोमीटर्स आर मोर सेंसिटिव देन द लिक्विड थर्मोमीटर्स। क्यों सेंसिटिव होते हैं ज्यादा गैस थर्मोमीटर्स एज कम्पेयर टू लिक्विड? क्योंकि गैसेस जो होती हैं वो ज्यादा एक्सपैंड होती है एज कम्पेयर टू द लिक्विड। ठीक है, गैसेस में मॉलिक्यूल्स पहले ही उनके बीच में बहुत ज्यादा स्पेस होती है, तो जब आप उसको एक्सपैंड करोगे तो क्या करोगे, जो गैसेस होती है उनकी एक्सपेंशन बहुत ज्यादा होती है एज कम्पेयर टू द लिक्विड। सो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। द नेगेटिव वैल्यू ऑफ पैकिंग फ्रैक्शन इंडिकेट्स द आइसोटोप। अब जो स्टेबिलिटी है वो इनवर्सली वेरी करती है पैकिंग फ्रैक्शन के। यहाँ पे नेगेटिव वैल्यू ऑफ पैकिंग फ्रैक्शन का मतलब क्या है कि पैकिंग फ्रैक्शन की वैल्यू क्या है, कम है। नेगेटिव वैल्यू मतलब लेस वैल्यू है पैकिंग फ्रैक्शन की। तो जो अगर पैकिंग फ्रैक्शन की वैल्यू कम है तो स्टेबिलिटी क्या आएगी, ज्यादा मिलेगी। तो आइसोटोप क्या होगा, स्टेबल होगा। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। तो ये जो क्वेश्चन है ये किस कंसेप्ट से पूछा गया है, दैट इज फ्रॉम द न्यूक्लियई। तो इस कंसेप्ट को आप बुक कौन सी फॉलो करोगे इस कंसेप्ट के लिए, बाय अर्थर बीजर। नेक्स्ट क्वेश्चन, which of the following detects radiation by flashes produced on the phosphor screen? तो इसका करेक्ट आंसर है GM काउंटर। GM काउंटर जो है फ्लैशेस डिटेक्ट करता है जब किससे प्रोड्यूस हो रही है, फॉस्फोर स्क्रीन से प्रोड्यूस हो रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आइसोबार्स हैव द सेम। आइसोबार्स क्या होते हैं, जिनका सेम क्या हो, ए हो। ए मतलब मास नंबर सेम होता है इनका। तो एटॉमिक मास, ए इज द करेक्ट आंसर। तो ये जो कंसेप्ट है, ये टॉपिक जो है, ये कहाँ से पूछा गया है, न्यूक्लियई से पूछा गया है। तो इसके लिए आप जो बुक फॉलो कर सकते हो, बाय अर्थर बीजर। नेक्स्ट क्वेश्चन, द फंडामेंटल पार्टिकल दैट हैज लीस्ट मास। सबसे मास कम मास किसका है, जो फंडामेंटल पार्टिकल है। अब फंडामेंटल पार्टिकल क्या होते हैं, जिनसे कोई चीज बन रही हो। जैसे हमारी बॉडी का फंडामेंटल पार्टिकल क्या है, सेल्स है, सेल से हमारी बॉडी बनी है। तो ये जो फंडामेंटल पार्टिकल है वो कौन से हैं, एक तो प्रोटॉन है, एक न्यूट्रॉन है, एक इलेक्ट्रॉन है। तो मेसोन तो फंडामेंटल पार्टिकल है ही नहीं, ये भी फंडामेंटल नहीं है, ये भी फंडामेंटल नहीं है। तो बचा क्या, इलेक्ट्रॉन। और इलेक्ट्रॉन का मास ही सबसे कम होता है एज कम्पेयर टू प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। तो ये फंडामेंटल पार्टिकल जिसका मास सबसे कम है, दैट इज इलेक्ट्रॉन। तो ये जो क्वेश्चन है ये किस टॉपिक के अंडर आता है, न्यूक्लियई के अंडर ही आते हैं ये सारे कंसेप्ट। और इसके लिए आप जो बुक फॉलो कर सकते हो, दैट इज बाय अर्थर बीजर। नेक्स्ट क्वेश्चन, which characteristic is different for the neutral atom of isotopes of an element? तो मान लो जैसे हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन के हमारे पास दो आइसोटोप्स है, एक ये वाला, एक ये वाला। अब हमें बताना है कि इनमें से डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक क्या है। देखो सबका Z तो सेम ही है, एटॉमिक नंबर तो आएगा नहीं। एटॉमिक नंबर से नंबर ऑफ प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन पता चलते, ये भी नहीं आएंगे। तो ऑप्शन ए जो बचा है दैट इज करेक्ट ऑप्शन, एटॉमिक वेट वो डिफरेंट होगा।
तो ये जो कंसेप्ट है ये किस चैप्टर से पूछा गया है? फ्रॉम द न्यूक्लियाई। और इस चैप्टर को आप कहाँ से पढ़ सकते हो? बुक बाय अर्थर बीजर। नेक्स्ट क्वेश्चन, ए पॉजिट्रॉन हैज द सेम मास एज। पॉजिट्रॉन क्या होता है? ई पॉजिटिव। ये क्या होता है? एंटी पार्टिकल होता है इलेक्ट्रॉन का। तो एंटी पार्टिकल का मतलब क्या है कि अगर पार्टिकल का चार्ज यहाँ पे कितना है? -1, तो इसका चार्ज क्या मिलेगा? +1। ये एंटी पार्टिकल होता है। बट दोनों का मास क्या होता है? सेम ही होता है। तो पॉजिट्रॉन का मास किसके जैसा होगा? सेम इलेक्ट्रॉन के जैसा होगा। तो ये जो कंसेप्ट है ये न्यूक्लियर फिजिक्स के आते हैं, न्यूक्लियर के अंडर ही आते हैं। पार्टिकल फिजिक्स होती है, पार्टिकल्स के बारे में हम स्टडी करते हैं, तो इसके अंडर ही आते हैं ये कंसेप्ट्स। तो ये इसके लिए आप बुक जो फॉलो कर सकते हो दैट इज बाय अर्थर बीजर। नेक्स्ट, द प्रोसेस वेयर न्यूक्लियर फिशन एंड द रिलीज ऑफ एनर्जी इज कंट्रोल्ड इज नाउन एज द रिएक्टर। क्योंकि रिएक्टर में क्या होता है? न्यूक्लियर फिशन रिएक्शन होती है, वहां पे हम उस एनर्जी को कंट्रोल भी करते हैं, कंट्रोल चेन रिएक्शन होती है, तो उसको क्या बोलते हैं? हम न्यूक्लियर रिएक्टर में हम ये प्रोसेस करते हैं। ठीक है, और ये जो कंसेप्ट है ये आप कहाँ पे पढ़ सकते हो? अंडर न्यूक्लियर चैप्टर में पढ़ सकते हो, न्यूक्लियर फिजन। और इसके लिए जो बुक है वो आप फॉलो कर सकते हो बाय अर्थर बीजर। नेक्स्ट क्वेश्चन, which of the following properties are different for neutral atom of isotopes of same element? एग्जाम्पल से कर लेते हैं, जैसे हमारे पास हाइड्रोजन है, इसके आइसोटॉप्स कौन से हैं? तो आइसोटॉप्स है। देखो सेम क्या है यहाँ पे? Z सेम है। Z सेम मतलब एटॉमिक नंबर तो आएगा नहीं, क्योंकि उन्होंने डिफरेंट प्रॉपर्टी पूछा है, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स भी नहीं आएंगे। केमिकल रिएक्शन भी ये सेम ही परफॉर्म करते हैं, तो ये तीनों ऑप्शन तो सीधा चलेगा। बचा क्या? मास। तो इनका मास जो होगा न्यूट्रल एटम का वो डिफरेंट होगा। आइसोटोन्स है, आइसोटोन्स क्या होती है? जिनमें सेम नंबर ऑफ क्या हो? न्यूट्रॉन्स, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स सेम होते हैं जिसमें। तो ये जो कंसेप्ट है ये चैप्टर न्यूक्लियाई से ही पूछा गया है, और इसके लिए आप जो बुक फॉलो कर सकते हो दैट इज बाय अर्थर बीजर। नेक्स्ट क्वेश्चन, एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स हैविंग द सेम नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। अगर जिनमें नंबर ऑफ न्यूट्रॉन सेम होते हैं उनको हम क्या बोलते हैं? आइसोटोन्स। सी इज द करेक्ट आंसर। ये कंसेप्ट जो है किससे चैप्टर से पढ़ सकते हो आप? न्यूक्लियर चैप्टर से पढ़ सकते हो, और इसके लिए जो बुक फॉलो कर सकते हो बाय अर्थर बीजर। अर्थर बीजर की बुक इन कंसेप्ट्स के लिए बहुत अच्छी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, exchange of particle considered responsible for keeping the nucleus together are mesons। इसका करेक्ट आंसर आएगा। ठीक है, कि न्यूक्लियस के अंदर हमारे पास क्या होते हैं? न्यूक्लियॉन्स होते हैं, तो इनके अंदर जो पार्टिकल एक्सचेंज होता है वो क्या होते हैं? मेसोन्स एक्सचेंज होते हैं। इसको मेसोन थ्योरी ने एक्सप्लेन किया था, युकावा ने सबसे पहले एक्सप्लेन किया था। ठीक है, तो ये जो कंसेप्ट है ये आप कहाँ पे पढ़ सकते हो? न्यूक्लियाई में ही पढ़ सकते हो। तो अर्थर बीजर की बुक आप इसके लिए फॉलो कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन, the difference between total mass of particles present and the real mass of atom, it is known as। देखो यहाँ पे कोई एटम है, इसका कोई मास है से m, इसमें जो पार्टिकल्स प्रेजेंट हैं अंदर, ठीक है, उनका टोटल मास क्या है? m। अब क्या बोला है? डिफरेंस बिटवीन द टोटल मास ऑफ द पार्टिकल्स एंड द रियल मास, तो इसको क्या बोलते हैं हम? मास डिफेक्ट। तो करेक्ट ऑप्शन आएगा सी। और ये जो कंसेप्ट है ये आप कहाँ से पढ़ सकते हो? न्यूक्लियर चैप्टर में से पढ़ सकते हो, और इसके लिए आप बुक फॉलो कर सकते हो बाय अर्थर बीजर। बीजर की बुक इन कंसेप्ट्स के लिए बहुत अच्छी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, रेडियो एक्टिव रेज आर कॉल्ड। रेडियो एक्टिव रेज को क्या बोला जाता है? बैकरल रेज बोला जाता है, क्योंकि सबसे पहले रेडियो एक्टिविटी बैकरल, हेनरी बैकरल ने ही फाइंड की थी, ठीक है, इन्वेंट की थी, तो इसलिए उनके नेम पर ये जो रेज का नाम जो है वो
तो ये जो कंसेप्ट है, कौन सा कंसेप्ट है ये, यहाँ पे रेडियो एक्टिविटी का कंसेप्ट है। तो रेडियो एक्टिविटी का कंसेप्ट आप कौन सी बुक से पढ़ सकते हो, बाय अर्थर बीजर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वांटिटी ऑफ रेडियोएक्टिव मटेरियल विच अंडरगोस 10⁻⁶ डिसइंटीग्रेशंस पर सेकेंड। तो वो होती है हमारे पास रदरफोर्ड। रदरफोर्ड बेसिकली रेडियो एक्टिविटी की यूनिट ही होती है एक्टिविटी की। तो 1 रदरफोर्ड जो है वो किसके इक्वल होती है, इट इज 10⁻⁶ डिसइंटीग्रेशंस पर सेकेंड। तो ये जो टॉपिक है, कौन सा टॉपिक के अंडर आता है ये क्वेश्चन, दैट इज फ्रॉम रेडियो एक्टिविटी। तो ये कंसेप्ट भी आप अर्थर बीजर की बुक में से पढ़ सकते। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग एटम हैज नो न्यूट्रॉन्स इन द न्यूक्लियस। अब हमें बताना है इनमें से किस एटम के पास न्यूट्रॉन्स नहीं है। इसका करेक्ट आंसर है हाइड्रोजन। हाइड्रोजन हम कैसे लिखते हैं, प्रोटॉन्स इसमें एक है, इलेक्ट्रॉन कितने हैं, एक है, न्यूट्रॉन कितने हैं, 0, नो न्यूट्रॉन। तो हाइड्रोजन इज अ करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, ए डिवाइस यूज्ड टू मेजर द रेडियो एक्टिविटी। रेडियो एक्टिविटी हम किससे मेजर करते हैं, जीएम काउंटर। जीएम काउंटर हमें हेल्प करता है टू प्रेडिक्ट द अमाउंट ऑफ रेडियो एक्टिविटी। नेक्स्ट क्वेश्चन, द प्रोसेस इन विच 2 or more light elements combine to give a heavier nuclei। तो 2 लाइट न्यूक्लियाई जो है वो कंबाइन हो रहे हैं और हमें क्या मिल रहा है, हैवी न्यूक्लियाई मिल रहा है। तो इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं हम, न्यूक्लियर फ्यूजन। फ्यूजन हो रहा है यहाँ पे। तो ये जो कंसेप्ट है कहाँ से पूछा गया है, टॉपिक न्यूक्लियाई के अंडर ही आता है ये। और इसके लिए आप जो बुक फॉलो कर सकते हो दैट इज बाय अर्थर बीजर।